Hello students, Surendra Mohan Gupta from Newton College, teaching on Newton Guru 1991। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी के बारे में है, 12th मैथ्स का। और ये 10th में भी थोड़ा बहुत और 11th में भी काफ़ी हद तक ये प्रोबेबिलिटी थी, लेकिन आज उसके एक्स्ट्रा हम आज पढ़ेंगे, उससे आगे हम पढ़ेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको समझाया जाएगा। और जहाँ जहाँ पे अच्छा लगे वहाँ पे लाइक करते रहिए, ये नहीं कि बार बार लाइक करते रहिए, लोगों से लाइक करवाते रहिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करिए। टीचर को प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन, जैसे टीचर मोटिवेशन देता है वैसे स्टूडेंट्स भी मोटिवेशन दे सकते हैं आजकल। ठीक है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? चांसेस, किसी भी चीज के होने के चांसेस, किसी भी चीज के ना होने के चांसेस, वो निकालना कि भी क्या चांसेस हैं कि आज बारिश हो सकती है, कितने परसेंट चांस है कि आज बारिश हो सकती है, कितने परसेंट चांस है कि आज बारिश नहीं हो सकती है। तो उसका फार्मूला है हमारे पास एक, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल रिजल्ट्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स। मतलब कोई भी गेम आपने खेला है, कोई भी एक्सपेरिमेंट आपने किया है, उसके टोटल केस कितने हो सकते हैं उसको अपॉन में लिखना है, डिनोमिनेटर में लिखना है। और अपने को पसंद क्या है, अपने को पसंद क्या है, क्या चाहिए, वो न्यूमरेटर में लिखना है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। जैसे एक कॉइन को टॉस किया गया है 2 बार, तो अगर हम इसके टोटल आउटकम्स लिखें टोटल, तो टोटल आउटकम 4 बनेंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। टोटल 4 आउटकम बनेंगे एक कॉइन को 2 बार टॉस करने के। ठीक है जी, यानी अपॉन में तो 4 आ गया, अपॉन में तो 4 आ गया। अब मेरे को चाहिए प्रोबेबिलिटी 2 हेड्स की, तो 2 हेड्स कितनी बार है? 1 बार है, तो ऊपर 1 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई? 1/4 बन गई। प्रोबेबिलिटी जो है 1/4 बन गई। ये प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका। तो इससे जो भी पी निकलेगा, प्रोबेबिलिटी निकलेगी, वो ऑलवेज 1 और 0 के बीच में होगी। कभी भी प्रोबेबिलिटी जो है वो नेगेटिव नहीं आएगी, कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं आएगी। ठीक है जी। और एक होता है क्यू, क्यू का मतलब होता है नॉन प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो वो कैसे निकालना है? 1 - p करके निकालना, ना होने की प्रोबेबिलिटी को 1 - p करके निकालना। ठीक है जी। तो ये जो बेसिक प्रोबेबिलिटी है, ये तो 11th क्लास का टॉपिक है। आज हम डायरेक्ट 12th क्लास के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। 12th क्लास का जो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक आता है उसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट व्हेन अदर इवेंट has already occurred। मतलब एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है जबकि दूसरा इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। मतलब कोई और इवेंट था, वो ऑलरेडी हो चुका है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। जैसे मान लो एक कॉइन था, इसको आपने टॉस किया और आपने बोला कि जी अगर हेड आएगा तो हम एक बॉल निकालेंगे बैग में से, हम एक बॉल निकालेंगे बैग में से जिसमें 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल। और फिर हमने कहा जी अगर टेल होगा तो एक डाई फेंक देंगे। मतलब दोनों ऑप्शन लेके चल रहे हैं हम। हमने कहा जी अगर हेड आया तो हम बैग में से बॉल निकालेंगे, अगर टेल आया तो हम डाई फेंक देंगे। ठीक है जी।
अब अगर किसी बच्चे से ये पूछा जाता है कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या पूछा जा रहा है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो क्या वो बच्चा ये पूछेगा कि जी बताओ कॉइन पे क्या आया? नहीं, अगर वो पूछ रहा है तो इसका मतलब उसका ध्यान नहीं है। भाई सीधी सी बात है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मेरे को ये मान के चलना पड़ेगा कि भाई कॉइन के ऊपर तो हेड आ चुका है। भाई कॉइन के ऊपर अगर हेड आ चुका है तभी तो हम बैक की तरफ गए और हमने एक बॉल निकाल ली और वो रेड होनी चाहिए। अगर मैं कहता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, अगर मैं इवन नंबर की बात कर रहा हूं, तो भाई इवन नंबर कब आएगा? जब हम डाई फेंकेंगे। और डाई कब फेंकेंगे? जब टेल आएगा। तो मतलब इवन नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो इस कंडीशन पर बेस्ड है। इवन नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो इस कंडीशन पे बेस्ड है कि भाई इवन नंबर की जो कंडीशन है वो इस कंडीशन पे बेस्ड है कि भाई कॉइन के ऊपर टेल आ जाना चाहिए। तब तक आप कॉइन की बात नहीं करेंगे इवन नंबर की, तो ये आपको मान के चलना पड़ेगा। इसी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं कि भाई कहते हैं एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो जबकि दूसरा इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। हाँ नहीं, पहले फॉर्मूला भाई। तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, फॉर्मूला पहले जो भी क्वेश्चन के अंदर दो इवेंट्स इन्वॉल्व होंगे वो लिख लेने। हर क्वेश्चन के अंदर दो इवेंट इन्वॉल्व होंगे तो वो आपने लिख लेने ए और बी के नाम से। फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज से पढ़ना है और ये देखना है कि कौन सा इवेंट हो चुका है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है और ये देखना है कौन सा इवेंट हो चुका है, उसको टिक लगा देना। जो इवेंट हो चुका हो वो पता चल जाएगा क्वेश्चन की लैंग्वेज से। इतनी इंग्लिश कोई कमजोर नहीं है हम लोगों की, तो उसको आपने टिक लगा देना। और टिक लगाने के बाद जो टिक लगेगा वो अपॉन में आ जाएगा। जो टिक लगेगा वो अपॉन में आ जाएगा। अगर मान लो ए और बी दो इवेंट्स है और उसमें आपने ए को टिक लगाया तो मतलब आपको बी अपॉन ए निकालना। अगर बी को टिक लगाया तो मतलब आपने ए अपॉन बी निकालना, नहीं तो बी अपॉन ए निकालना। अब ए अपॉन बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जबकि बी ऑलरेडी हो चुका है, तो जो ऑलरेडी हो चुका है वो अपॉन में आता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये बनेगा, ये बनेगा। मतलब अब आपको ये देखना है दोनों इवेंट्स में से कौन सा इवेंट हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग चलना बस। ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आता है अपने पास, एक डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को दो बार टॉस किया गया, ये तो कर ही दिया टॉस, तो ये तो हो जाता है टोटल सैंपल स्पेस। इसका नाम क्या है? इसका नाम है टोटल सैंपल स्पेस। ये इवेंट नहीं है, ये इवेंट नहीं है। इवेंट मतलब होता है पर्टिकुलर केस आउट ऑफ टोटल सैंपल स्पेस। पूरे सैंपल स्पेस में से अगर एक पर्टिकुलर केस की बात की जाती है तो उसको इवेंट बोलते हैं। लेकिन ये तो अभी पूरे सैंपल स्पेस की बात की जा रही, टोटल सैंपल स्पेस की बात की जा रही, तो इसको तो अपने क्या बोलना है? टोटल सैंपल स्पेस। फिर डाई थ्रोन ट्वाइस एंड सम 7 इज ऑब्जर्व। और क्या पाया गया? पाया और गया। क्या पाया गया? कि भाई ये सम 7 आ चुका है। ये कंफर्म हो गया कि सम 7 आ गया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 3 एट लीस्ट वंस? ये क्वेश्चन। तो जैसे मैंने आपको बताया, हमेशा क्वेश्चन में क्या करना है, दो इवेंट जो इन्वॉल्व है वो छांटने। जो दो इवेंट है वो छांटने अपने को। ये जो पहला बात लिखी है ना, ए डाइस थ्रोन ट्वाइस, ये तो क्या है? टोटल सैंपल स्पेस। ये इवेंट नहीं होता। इवेंट क्या है?
एक तो सम 7 इज ऑब्जर्व, एक तो ये इवेंट ए बना लो, इवेंट ए हो गया सम 7 जिसको हमने ऑब्जर्व किया, सम 7, और बी हो गया नंबर 3 एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार नंबर 3 आएगा। तो ये दो इवेंट्स हैं। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सा इवेंट हो चुका है। क्या देखना है? दोनों में से कौन सा इवेंट हो चुका है। तो भाई ये ऑब्जर्व किया जा चुका है, इस पर टिक लगा दो, जो टिक लगता है वो नीचे आ जाता है, मतलब अपने को बी अपॉन ए निकालना है। तो ऊपर तो फॉर्मूला हो गया ए इंटरसेक्शन बी, नीचे हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, अब एक लगाने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या है, इसके बाद जो स्टेप रहेगा वो ये रहेगा, डिनोमिनेटर फाइंड करो। सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर फाइंड करना है। डिनोमिनेटर कौन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 7। ठीक है, डिनोमिनेटर कौन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 7। सम 7 यानी 1661 5225 43 और 34। तो कितने केस हो गए? 6 केस, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो पहले अपने को क्या निकालना है? डिनोमिनेटर फाइंड करना है, डिनोमिनेटर। ठीक है जी। इसके बाद अब दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है, या ये कह लो दोनों की बात माननी है। दोनों में कॉमन है, या ये कह लो दोनों की बात माननी है। भाई दोनों की बात मानने का मतलब क्या हुआ कि सम 7 भी होना चाहिए, सम 7 भी होना चाहिए और नंबर 3 भी होना चाहिए। सम 7 भी होना चाहिए और नंबर 3 भी होना चाहिए। ये देखिए, ये दो केस कॉमन है, सम 7 भी और नंबर 3 भी। ये आ गया 1/3। तो ऐसे अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको, गारंटी नहीं, भरोसा। कि पहले दोनों इवेंट्स लिखिए, दोनों में से जो हो चुकी है वो टिक लगाइए, उसके हिसाब से फार्मूला बनाइए, डिनोमिनेटर पहले फाइंड करिए, फिर न्यूमरेटर के लिए दोनों में जो कॉमन है या दोनों की बात माननी है वो लिखिए। अब इसी के ऊपर बेस्ड अगला हमारे पास टॉपिक आता है, उसका नाम है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम इज द extension of conditional probability। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या था, एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, अब ये उसी का एक्सटेंशन आ गया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में 2 इवेंट होती हैं, लेकिन बेस थ्योरम में 2 से ज्यादा इवेंट हो जाती है, इसलिए ये बेस थ्योरम बन जाता है। करने का तरीका वही है। तो देखिए क्या करना है इसके अंदर, जैसे मान लो 2 से, मतलब इसके अंदर क्या है, इवेंट्स मोर देन 2 हो जाती, इवेंट्स मोर देन 2, 2 इवेंट तक तो कंडीशनल लगेगी, लेकिन जब इवेंट 2 से ज्यादा हो गई तो वो बेस थ्योरम बन जाती। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल एक बैग है जिसमें 3 रेड है, 4 ब्लैक बॉल। एक दूसरा बैग है जिसमें 4 रेड हैं और 5 ब्लैक बॉल है। इस तरह से 2 बैग दिए हुए और इसमें कुछ बॉल दे रखी। फिर हमने क्या किया, 1 बैग इज सिलेक्टेड, 1 बैग इज सिलेक्टेड। एक बैग को हमने सिलेक्ट किया, 1 बैग इज सिलेक्टेड। दोनों में से वो कोई भी हो सकता है, दोनों के इक्वल चांस है। उसके बाद जब एक बैग सिलेक्ट हो गया है तो उसमें से 1 बॉल इज ड्रॉन। एक बॉल निकाल ली एंड फाउंड ब्लैक। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी
ऑफ बैग सेकंड। ये चीज है। तो देखो इसमें भी लिखा ना फाउंड ब्लैक बॉल, और कंडीशनल में भी यही होता है कि फाउंड तो कुछ हो चुका है, इसमें भी हो चुका है, ब्लैक बॉल आ चुकी है, रेड बॉल नहीं आएगी अब इसका मतलब। तो भाई इसमें भी वही बात है, लेकिन कंडीशन दो से ज्यादा हो गई, इसमें एक बैग वन है, एक बैग टू है, और एक जो बॉल आ चुकी है वो भी है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर तीन चीजें हो गई, तीन चीजें। अब करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन तो पढ़ ही लोगे पूरा, लास्ट की दो लाइनों से, क्वेश्चन पढ़ने के बाद लास्ट की दो लाइनों से ये देखना है कि क्या हो चुका है, क्या हो चुका है। लास्ट की दो लाइनों से ये देखना है कि क्या हो चुका है। अब जो हो चुका है, जो हो चुका है, जैसे इसमें रेड ब्लैक बॉल आ चुकी है तो उसको ई मान लेना। मान तो एबीसीडी कुछ भी सकते हैं। ब्लैक बॉल आ चुकी है, ये लास्ट की क्वेश्चन की दो लाइनों से पता चल जाएगा। तो भाई ब्लैक बॉल आ चुकी है तो उसको मैंने ई मान लिया। इसके बाद जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके साइड में लिखा होगा, ध्यान रखिए इस बात को, उसके साइड में लिखा होगा जो चीज हो चुका है, उसको आपने H1 मान लो, कुछ भी ले सकते हैं, मैंने बोला ना H1 मान लिया बैग सेकंड को, और H2 मान लिया। इसके अलावा जो सिमिलर चीजें हैं, जिसको आपने H1 माना है उसी के जो सिमिलर होंगी, जिसको आपने H1 माना है उसी के जो सिमिलर होंगी, और बैग वन आपने बैग टू माना है H1, उसके सिमिलर क्या है बैग वन, तो उसको आपने H2 मान लेना। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो जिसको निकालना होता है वो ऊपर आता है, और जो हो चुका है होता है वो नीचे आता है। यही बताया आपको मैंने, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो ऊपर आता है, जिस जो हो चुका होता है वो नीचे आता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इसका मामला कैसे बनेगा, ये इधर आके ऐसे पलट जाएगा, ये इधर आके ऐसे पलट जाएगा, ठीक है, और इनटू में H1। ये फॉर्मूला याद करने का तरीका है, नीचे भी यही आएगा H1 E बाय H1, H2 E बाय H2, H1 E बाय H1, H2 E बाय H2। एक एक चीज को भी समझेंगे ध्यान से भाई, ये फॉर्मूला बताया मैंने, H1 बाय इधर आके पलट गया, E बाय H1 हो गया, और इनटू में H1 आ गया, और अपॉन में वही H1 E बाय H1 H2 और E बाय H2 आ जाएगा। अब ये एक एक चीज हमारे को यहाँ पे फाइंड करनी है, कैलकुलेट करनी है एक एक चीज, ठीक है जी। अब वो देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 निकालना है पहले, H1 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग सेकंड, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 मतलब बैग फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 आ गया, ठीक है जी। अब ये दोनों मिला के जनरली हमेशा इनका सम 1 होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ H3, इनका मिला के सम जनरली हमेशा आपको 1 मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 और H2 दो बैग है ना, तो दोनों के इक्वल चांस है, दो बैग हैं इसलिए दोनों के इक्वल चांस है, हाफ हाफ चांस है, हाफ हाफ। अब अगर मैं E बाय H1 की बात करूं, इसको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना, P मतलब प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट मतलब ऑफ, P मतलब ब्रैकेट, P मतलब प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट मतलब ऑफ, E मतलब ब्लैक बॉल, स्लैश स्लैश मतलब गिवन दैट, H1 मतलब बैक सेकंड। ऐसे पूरा इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करके हमने लिख देना, ठीक है जी, पूरा एक्सप्लेन करके इंग्लिश में लिख देना। P मतलब प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट मतलब ऑफ, E मतलब ब्लैक बॉल, और स्लैश मतलब गिवन दैट, H1 मतलब बैक सेकंड। क्या प्रोबेबिलिटी है ब्लैक बॉल की, क्या प्रोबेबिलिटी है ब्लैक बॉल की, जबकि आपको मालूम है कि बैक सेकंड आ चुका है। क्या प्रोबेबिलिटी है ब्लैक बॉल की, जबकि आपको मालूम है कि सेकंड बैग आ चुका है। तो भाई अगर सेकंड बैग आ चुका है तो उससे ब्लैक बॉल 5/9, उससे ब्लैक बॉल 5/9, ठीक है जी। और इसी तरह से अगर हम E बाय H2 की बात करें,
P मतलब प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट मतलब ऑफ, E मतलब ब्लैक बॉल, स्लैश मतलब गिवन दैट, और S2 मतलब बैक सेकंड, बैक फर्स्ट। अब की बात S2 मतलब बैक फर्स्ट। तो इस तरीके से ये क्या प्रोबेबिलिटी है ब्लैक बॉल की, जबकि आपको मालूम है कि बैक फर्स्ट आ चुका है, तो बैक फर्स्ट आ चुका है तो ब्लैक बॉल 4/7। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी क्वेश्चन से घबराना नहीं है। जो मैंने आपको बताया ना, कई बार शुरू की इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो बच्चा घबरा जाता है। तो मैंने आपको क्या बोला, लास्ट की 2 लाइनों से पहले ये देखना है कि भाई क्या इवेंट हो चुका है, उसको ई मान लो, उसी के बराबर में लिखा होगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसको H1 मान लो, और जो H1 माना उसी के सिमिलर H2 ले लो, और फिर फॉर्मूला बनाओ ऐसे पलट के, और फिर H1 H2 लिख देना बस। ये बच्चे क्या गलती भी, दूसरी गलती है क्या करते हैं, इसकी इंग्लिश नहीं लिखते और डायरेक्ट क्वेश्चन में E/H2 E/H1 ढूंढते हैं। तो ये नहीं करना आप। E/H1 E/H2 ढूंढने के लिए आपको पहले ये पूरा लिखना पड़ेगा, इसका जनरली संबंध होता है। तो ये कंडीशनल और उसके बाद की बेस थ्योरम, ठीक है जी। इसके बाद जो हमारा इसमें थर्ड टॉपिक आता है, थर्ड टॉपिक का नाम है यूज ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कब यूज करना है, व्हेन मोर देन one thing is drawn, more than one thing is drawn without replacement. When more than one thing is drawn without replacement, मतलब आपने एक से ज्यादा चीजें निकाली हैं या 2-3 चीजें इकट्ठी निकाली हैं, लेकिन वो विदाउट रिप्लेसमेंट निकाली। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, जैसे 52 कार्ड्स हैं, उसमें आपने एक कार्ड निकाल लिया, उसको बिना रखे एक और निकाला है, तो ये कितने में से निकला है, 51 में से। फिर एक और निकाला है, ये किस में से निकला है, 50 में से निकला। इस तरह से हम एक एक कार्ड निकाले जा रहे हैं, लेकिन वो सब इसमें से निकल रहा, ठीक है जी। या क्वेश्चन में लिखा है 3 कार्ड्स ड्रॉन, 3 कार्ड अगर हमने इकट्ठे निकाल लिए बात वही पड़ती है, ठीक है जी। 3 कार्ड इकट्ठे निकाल लो या एक एक करके 3 कार्ड निकालो बिना रखे, तो उसको विदाउट रिप्लेसमेंट बोलते हैं, और उसमें कॉम्बिनेशन लगता है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है MCR, मतलब टोटल n थिंग्स, टोटल n थिंग्स टेकन R things at a time। टोटल n थिंग्स टेकन R things at a time, मतलब टोटल हमारे पास कितनी चीजें हैं उनको n बोला जाता है, और एट ए टाइम एक बार में आप कितनी चीजें निकाल रहे हैं उसको R बोलते हैं। और C मतलब कॉम्बिनेशन, C मतलब कॉम्बिनेशन, ठीक है जी। और इसका जो फॉर्मूला है वो होता है n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल और n माइनस R फैक्टोरियल। तो इसको देखो यूज कैसे करना है, जैसे मैंने अभी बताया ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स, और 3 कार्ड निकाल लिए, 3 कार्ड्स इकट्ठे निकाल लिए, बस ये लिखा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, नथिंग इन्फॉर्मेशन, तो इसका मतलब उसको विदाउट रिप्लेसमेंट मान के चलना। बस ये लिखा है 3 कार्ड निकाल लिए, तो इसका मतलब उसको विदाउट रिप्लेसमेंट मान के चलना, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ऑल 3 स्पेड्स हैं, तीनों के तीनों स्पेड्स हैं। तो देखिए फार्मूला तो वही चलेगा, बेसिक फार्मूला फेवरेबल अपॉन में टोटल, बेसिक फार्मूला यही चलेगा, फेवरेबल अपॉन में टोटल।
ठीक है जी, फेवरेबल अपॉन में टोटल। अब टोटल क्या है, 52 में से 3, 52C3, ये टोटल है 52C3, 52 में से 3, और फेवरेबल क्या है, तीनों स्पेड, स्पेड कितने होते हैं 13, तो 13C3 ऊपर आ गया फेवरेबल, दैट इज 13C3, नीचे आ गया टोटल यानी कि 52C3। ठीक है जी। अब जैसे इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में हम कहते हैं जी दो स्पेड आएंगे, दो स्पेड, स्पेड कितने हैं 13, 13 में से दो स्पेड। अब कार्ड तो हम 3 ही निकाल रहे हैं, तो बाकी एक कार्ड कितने में से होगा, 39 में से होगा। अगर दो कार्ड स्पेड में से हैं तो बाकी एक कार्ड किस में से होगा, नॉन स्पेड, नॉन स्पेड मतलब 39 में से होगा। सेम क्वेश्चन, मान लो मेरे को एक किंग चाहिए, कार्ड आपने 3 ही निकाले हैं, कार्ड कम नहीं निकाल रहे, कार्ड आपने 3 ही निकाले हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि जी मेरे को एक किंग चाहिए, तो किंग कितने होते हैं 4, यानी कि 4C1, तो बाकी दो कार्ड कितने में से होंगे, 48 में से, बाकी दो कार्ड कितने में से होंगे, 48 में से, तो 48C2 हो, तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है जी, ये काफी यूज होगा इसको। और एक इसमें अब कुछ फार्मूले हमारे पास, ये फार्मूले 11th के भी हैं कुछ फार्मूले। जैसे सबसे पहला फार्मूला है ए और बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है नथिंग कॉमन। जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब जब दो इवेंट्स हैं और उन दोनों इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी, या ये कह लो ए और बी निकालना, तो ये होता है पी ए प्लस पी बी माइनस कॉमन, पी ए प्लस पी बी माइनस कॉमन, ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को करने का तरीका, पी ए प्लस पी बी माइनस कॉमन। और अगर हम दूसरा लगाएं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ये हो गया पी ए प्लस पी बी, कॉमन तो इसमें है ही नहीं भाई यही सोच रहे थे ना आप लोग, ये बच्चों को जगाए रखने का तरीका, ढूंढना है कहीं टीचर क्या गड़बड़ कर रहा है, तो भाई जगे रहिए, टीचर भी बीच बीच में सो जाता है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब यही है कि कॉमन नहीं है तो कॉमन नहीं है लेना। अब यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ कॉमन है, तो वो कॉमन अपने को माइनस कर देना है। तीसरा है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मतलब दो इवेंट्स, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि अकरेंस ऑफ वन इवेंट, एक इवेंट का आना दूसरे इवेंट के आने को एक्सक्लूड करता है, प्रभावित नहीं करता। एक इवेंट का आना दूसरे इवेंट के आने को एक्सक्लूड कर देता है, प्रभावित नहीं करता। मतलब जैसे दो बच्चे हैं, दोनों के रोल नंबर आगे पीछे, अगर मैं उसको एक कमरे में बिठाना चाहता हूँ, उसको पता है कि हमारा सिटिंग प्लान एक कमरे में रहेगा, तो वो एक कहता है यार 7 चैप्टर तू पढ़ के आ जाओ, 7 मैं पढ़ के आ जाऊंगा 14 में से, और थोड़ा तू दिखा दी थोड़ा मैं दिखा दी, तो दोनों का पास होना या अच्छे नंबर लेना वो डिपेंडेंट इवेंट हो गया, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करके चलो। लेकिन अगर एक को मैं पता है भाई एक को इस कमरे में बिठाऊंगा, एक को ऊपर टॉप फ्लोर के अलग कमरे में बिठाऊंगा, तो भाई दोनों का पास होना इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गया, उसको भी अलग से पढ़ के आना है, उसको भी अलग पेपर अटेम्प्ट करना है, उसको भी अलग करना है। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसको हम वो लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कि जब एक दूसरे का अकरेंस एक्सक्लूड करता है। और इसका एक फॉर्मूला है सिंपल सा बिल्कुल, कि उनकी प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लिकेशन, उनकी प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लिकेशन उनके कॉमन के बराबर होता है, उनकी प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लिकेशन उनके कॉमन के बराबर होता है, तो उसको बोलते हैं कि भाई वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला वेरीफाई हो जाता है।
और चौथा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए। ओनली ए का मतलब ये ओनली ए, ओनली ए का मतलब ए तो आएगा, पर ए नहीं है, बी नहीं आएगा। ए तो आएगा पर बी नहीं आएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये होता है ओनली ए। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस कॉमन, ए माइनस कॉमन। और अगर मैं बात करता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी की, ओनली बी मतलब बी तो आएगा, पर ए नहीं आएगा। ठीक है, बी तो आएगा पर ए नहीं आएगा। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश, यानी बी में से कॉमन माइनस कर दो। ए में से कॉमन माइनस करोगे तो ओनली ए आ जाएगा, बी में से कॉमन माइनस करोगे तो ओनली बी आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा। और एक होता है नाइदर ए नॉर बी, मतलब ना तो ए आएगा और ना बी आएगा। इसको बोलते हैं नाइदर ए नॉर बी, ना ए ना बी, मतलब आउटसाइड। जैसे ए और ये बी है, नाइदर ए नॉर बी मतलब ये बाहर वाला, ये वाला, तो वन माइनस यूनियन, इसको बोलते हैं नाइदर ए नॉर बी, वन माइनस यूनियन। ठीक है जी, चलिए बढ़िया हो गया। और एक लास्ट टॉपिक हमारा इसमें, उसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कोई नया मेथड नहीं है प्रोबेबिलिटी निकालने का। प्रोबेबिलिटी आपने उसी तरह से निकालनी है जैसे अभी तक हम निकालते आए, पूछ पूछ के। तो प्रोबेबिलिटी आपने उसी तरह से निकालनी है जैसे अब निकालते आए हैं। बस इसमें एक टेबल बनेगी। जब भी क्वेश्चन में कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, तो आपने एक टेबल बना देनी है। बस एक टेबल बना देनी है। टेबल में मतलब लकड़ी की टेबल नहीं, ऐसे एक दो कॉलम बनाने। एक्स का मतलब है नंबर ऑफ सक्सेस और केसेस फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम सारे। मिनिमम कितने केस हो सकते हैं, हम कितनी बार जीत सकते हैं, मैक्सिमम हम कितनी बार जीत सकते हैं, सारे केस लिखने। कभी हम कहते हैं ना 1 हेड चाहिए, कभी हम कहते हैं 2 हेड चाहिए, कभी हम कहते हैं 10 हेड चाहिए, 10 सिर रावण के थे जो। तो मैक्सिमम हम कितनी बार जीत सकते हैं और मिनिमम कितनी बार जीत सकते हैं, वो सारे केस आपको लिखने हैं। 0 1 2 3 4 ऐसे। और इनके सामने इनकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है। इनके सामने इनकी प्रोबेबिलिटी लिखनी, जितने भी केस हैं सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के उनके सामने आपने लिख देनी। अब इसमें वही केस जो मैंने बताया ना कि प्रोबेबिलिटी जैसे हम पहले निकालते आए, पहले कैसे निकालते आए हैं। अगर ये क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट का है, अगर ये क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट का है, तो वी विल यूज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन लगाएंगे हम लोग, एनसीआर का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, अगर ये क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट का है। और अगर ये क्वेश्चन जो है विद रिप्लेसमेंट का है, विद रिप्लेसमेंट का है, या ये क्वेश्चन है ऑल क्वेश्चंस ऑफ कॉइन्स एंड डाइस, और एक क्वेश्चन अगर कॉइन्स और डाइस के हैं, 3 बार कॉइन को फेंका है, 4 बार फेंका है, डाई को फेंका, इस तरह से अगर ये क्वेश्चन कॉइन्स और डाइस के हैं, तो उस केस में हम इनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या एक पीक्यू मेथड है वो मैं अभी समझाऊंगा। पीक्यू मेथड, कॉइन्स और डाइस
भाई 3 कॉइन फेंके हैं, 2 डाइस फेंके हैं, तो सैंपल स्पेस से हो जाएगा। 3 कॉइन फेंके हैं या 2 डाई फेंकी हैं, अप टू 3 कॉइन तक, अप टू 2 डाई तक, तो सैंपल स्पेस से हो जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा फेंक रहे हैं तो पीक्यू मेथड लगा देना। क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट का है तो पीक्यू मेथड लगा देना। अब ये पीक्यू मेथड भला क्या होती है वो समझिए। बाकी तो इसमें 2 कॉलम बनेंगे, और अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं यानी पी एक्स निकाल लेते हैं, तो समेशन ऑफ पी एक्स विल बी मीन। एक मीन भी निकालना पड़ सकता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू जिसे बोलते हैं हम लोग, मीन यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसको म्यू से लिखते हैं, और ये होता है समेशन ऑफ पी एक्स। मतलब एक्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका टोटल कर लेंगे तो समेशन ऑफ पी एक्स आ जाएगा, समेशन ऑफ पी एक्स आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये करना कैसे वो देखिए। जैसे मान लो एक पेयर ऑफ डाइस को, एक पेयर ऑफ डाइस को 3 बार फेंका गया, 3 टाइम्स, और पेयर ऑफ डाइस पे ही 36 होते हैं, और आप खाली बैठे थे, क्वेश्चन निकल नहीं रहे थे, आपने उसको 3 बार फेंक दिया भाई। तो पेयर ऑफ डाइस को भी 3 बार फेंकना, कितने सारे केस हो। तो इसको हम पीक्यू मेथड से करेंगे, समझना है मेरे को पीक्यू मेथड क्या है। तो ये पेयर ऑफ डाइस को आपने 3 बार उछाल दिया, और सम 7 आएगा, सम 7 इज द सक्सेस। अगर सम 7 आएगा तो हम जीत जाएंगे। तो अगर हम पेयर ऑफ डाइस को 3 बार फेंक रहे हैं, पेयर ऑफ डाइस को 3 बार फेंक रहे हैं, और हमने कहा जी सम 7 आएगा तो हम जीतेंगे। अब कितनी बार फेंक रहे हो उससे कोई रिलेशन नहीं, भी बताऊंगा इसको। तो राइट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है। मतलब मेरे को 2 कॉलम बनाने, एक एक्स का और एक पी का, 2 कॉलम बनाने, एक एक्स का और एक पी का। ठीक है जी। तो जैसे एक्स है अपने पास, अब मैं अगर 3 बार फेंक रहा हूं कोई भी चीज है, चाहे वो कॉइन है चाहे वो डाई है, उसको मैं 3 बार फेंक रहा हूं, तो मैं मिनिमम कितनी बार जीतूंगा, मिनिमम 0 बार, और मैक्सिमम 3 बार। 3 बार फेंका इसलिए मैक्सिमम 3 बार। तो मिनिमम मैं 2 बार जीत सकता हूँ, 0 बार भी जीत सकता हूँ, और मैक्सिमम 3 बार जीत सकता हूँ। 0 1 2 3 मेरे नंबर ऑफ सक्सेस हो गए, नंबर ऑफ केसेस हो। अब इनके सामने इनकी प्रॉबिलिटी। तो देखिए अगर आप एक पेयर ऑफ डाइस को 3 बार फेंक रहे हैं, तो यहाँ पे n को 3 लिख दो, उसके बाद इसको काट दो, इसको भूल जाओ। सोचो ये आपकी जिंदगी में कभी आया ही नहीं तो ये बाद में आपको परेशान करेगा प्रोबेबिलिटी निकालते समय, नहीं तो बाद में आपको परेशान करेगा। इसको भूल जाओ कि भाई n3 है। अब ये याद रखो कि हमने एक पेयर ऑफ डाइस को फेंका, पेयर ऑफ डाइस को। तो जब पेयर ऑफ डाइस को आप फेंकोगे तो आपका पी मतलब सक्सेस कब होगी, आपकी सक्सेस होती है सम 7 पर। तो 3 बार से इसका कोई रिलेशन नहीं, इसलिए मैंने इसको काट दिया। बच्चे यही परेशान हो जाते हैं। पहले एन लिख लो कि वो चीज आपने कितनी बार की है, वो चीज आपने कितनी बार करी है, उसको एन लिख के उसको काट दो उसके बाद, ताकि ये प्रॉबिलिटी में आपको परेशान ना करे। ठीक है, तो n3 हो गया। अब एक पेयर ऑफ डाइस पे सम 7 1 6 6 1 5 2 2 5 4 3 3 4 6 36। ठीक है, 3 बार को नहीं लेना है, बार बार सुनिए इस बात को मैं जो कह रहा हूं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जी आपने एक पेयर ऑफ डाइस को बार बार फेंका, तो एक पेयर ऑफ डाइस को आपने फेंका है कितनी बार, 3 बार, उसको हटा दो। अब पेयर ऑफ डाइस पे सम 7 हो गया 6 36 यानी 1/6। फिर क्यू होता है 1 माइनस पी करके, यानी कि 5/6। क्यू हो गया 5/6, 1 माइनस पी। अब ये चीज है, तो भाई यहां पे 0 का मतलब है 0 सक्सेस। मतलब आपने 3 बार फेंका था, एन आपका 3 है, लेकिन आप जीते एक बार भी नहीं, 0 सक्सेस, यानी तीनों बार आप हार गए। दैट इज क्यू क्यू क्यू। दुनिया पूछेगी ना क्यों क्यों क्यों, आप क्यों हार गए, तीनों बार हार गए, क्यों क्यों क्यों, 3 बार क्वेश्चन पूछेगी। पहली बार हारे क्यों हारे, दूसरी बार हारे क्यों हारे, तीसरी बार हारे क्यों हारे, तो 3 बार क्यों हो गया, क्यों 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 आप हारे। ठीक है जी। और 1 का मतलब है एक सक्सेस, मतलब आप एक बार जीते, एक बार आप जीत गए
तो 2 बार दुनिया पूछेगी क्यों क्यों, 2 बार क्यों हारे, 2 बार क्यों हारे। अब कौन सी बार हारे ये थोड़ी पता है, तो 3 केस बन जाएंगे। कितने केस बन जाएंगे, 3 केस बन गए। पहली बार हारे बाकी दोनों बार जीत गए, या सेकंड बार हारे बाकी दोनों बार पहली बार जीते बाकी दोनों बार हार गए, सेकंड बार जीते बाकी दोनों बार हार गए। इस तरह से पी क्यू क्यू करके आ जाएगा। ठीक है जी। या इसको हम एक कंबाइन करके भी एक केस लिख सकते हैं, कोई भी एक केस लिख दो, मान लो पी क्यू क्यू लिख दिया, 3 बार लिखने की बजाय हो सकता है ना 4 बार फेंका पेयर डाइस को, तो आपके तो बहुत सारे केस बन जाएंगे ऐसे। तो भाई एक कोई भी एक केस लिख के उसके आगे 3, ये 3C1 लिख दो। अब 3C1 को सॉल्व करोगे 3 होता है, 3 इंटू पी क्यू क्यू आ गया। इसी तरह से मान लो 2 सक्सेस है, मतलब आप 2 बार जीते हो पी पी और 1 बार हार गए, तो 3C2 लिख दो। तीनों बार जीत गए, 3 सक्सेस पी पी पी। तो इस तरह से नंबर ऑफ केस भी आप बना सकते हो इसको, ऐसे जो है ये लिख। तो चाहे अब ऐसे ही मैं एक छोटा सा क्वेश्चन जल्दी और बताता हूं। जैसे 52 कार्ड्स हैं, 2 कार्ड निकाल लिए और क्वेश्चन में लिखा है विद रिप्लेसमेंट निकाल ली, विद रिप्लेसमेंट निकालें ये 2 कार्ड, और विद रिप्लेसमेंट में पी क्यू मेथड लगेगा। तो अगर आप 2 कार्ड निकाल रहे हो मतलब N2 हो गया, और आपकी सक्सेस होती है स्पेड कार्ड पर। सक्सेस कब होती है, स्पेड कार्ड पर। जब कार्ड स्पेड का आएगा तो आपकी सक्सेस मानी जाएगी। ठीक है जी। तो X हो गया नंबर ऑफ सक्सेस, यानी कि नंबर ऑफ स्पेड कार्ड। तो जी 2 कार्ड फेंके हैं, N2 हो गया, इसका हटा दो, इसका कोई यूज नहीं है, 0 1 2 लिख दो बस। N2 है ना, 2 कार्ड निकालें, एक एक करके निकालें, 2 कार्ड निकालें तो N2 हो गया, और X जो हो गया वो 0 1 2 हो गया। ठीक है जी। अब P मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी। तो आप जीते कब है, स्पेड कार्ड पर, और स्पेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी, स्पेड होते हैं 13 13 52 यानी 1/4। अब इससे इसका 2 का कोई लिंक नहीं, समझ रहे बात को, इसलिए हटाता हूँ क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, स्पेड कार्ड यहाँ से उठाते हैं और यहाँ कहते हैं सर ये तो 2 कार्ड निकाले तो इसकी भी तो देखो। नहीं, उसको आपने n = 2 लिख दिया, उसके बाद उसका रोल खत्म है। n = 2 लिख दिया, उसके बाद उसका रोल खत्म है। ठीक है जी। तो 0 सक्सेस, दोनों बार आप हार गए, तो दुनिया क्या कहेगी, क्यों क्यों हारे। दुनिया 2 बार बोलेगी क्यों हारे क्यों हारे, और यहाँ पे 1 बार सक्सेस हो रही है आपकी, 1 सक्सेस 1 फेलियर, बाकी 2C1, दोनों सक्सेस पी पी। इसकी मल्टीप्लाई करो, पी और क्यू की वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगा। क्यू मतलब आप जानते ही हैं 1 - 1/4 दैट इज 3/4। अब यही चीज भाई अगर मान लो आती है क्वेश्चन में कि 52 कार्ड्स हैं, 2 कार्ड निकाल लिए, बस इतना ही लिखा, बस इतना ही लिखा, उसके बाद क्वेश्चन चुप हो गया, तो आपने इसको क्या मानना है, विदाउट रिप्लेसमेंट मानना, इसको विदाउट रिप्लेसमेंट मानना। और विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा। विदाउट रिप्लेसमेंट में कॉम्बिनेशन लगता है। तो आपको निकालना है नंबर ऑफ, मतलब आपकी सक्सेस वही सेम, सक्सेस कब होगी, जो स्पेड आएगा। सक्सेस कब होगी, जब स्पेड आएगा, स्पेड आने पे सक्सेस मानी जाएगी आप। ठीक है जी। तो X हो गया स्पेड और P हो गई उसकी प्रोबेबिलिटी, 0 1 2। अब ये जो क्वेश्चन है ये विदाउट रिप्लेसमेंट का है, मतलब इसमें कॉम्बिनेशन लगेगा, कॉम्बिनेशन मतलब NCR लगेगा। तो यहाँ पे 0 स्पेड है, ये 0 स्पेड, स्पेड कितने होते हैं 13, तो 0 स्पेड मतलब 13C0। तो दोनों कार्ड किस में से होंगे, बाकी 39 में से। अगर 0 स्पेड है तो दोनों कार्ड बाकी 39 में से होंगे। अगर 1 स्पेड है तो 13C1 तो 39C1, और अगर 2 स्पेड है तो 13C2 39C0 52C। और वेरिफिकेशन के लिए अगर आप वेरिफिकेशन करेंगे तो प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, चाहे कोई भी क्वेश्चन करो, चाहे पिछला कोई भी क्वेश्चन आप करो, ये विद रिप्लेसमेंट वाला भी करोगे तो इसमें भी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आएगा। यानी कोई केस तो आपने छोड़ा ही नहीं, सारे केस तो लेके
ठीक है जी। तो ये प्रोबेबिलिटी के हमारे टॉपिक है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चैप्टर करने से पहले मैं हमेशा बच्चों को समझाता हूँ, बच्चे मानते नहीं फिर भी। कई जो है ना हमारे को टेस्ट करते रहते हैं कि ये तो ऐसे ही बोलता रहता। तो भाई सबसे पहले जो भी टॉपिक आप कर रहे हो उसके मेथड, फॉर्मूले जो भी है वो आपको याद होनी चाहिए, तभी आप उसको सॉल्व करें। ठीक है जी। तो ओके, टेक केयर, बाय बाय। इसको पढ़िए ध्यान से।